आपको जोड़ लेनी चाहिए। क्यों? प्रोग्राम चल रहा है क्या? अच्छा, इसी का। हाँ, अच्छा, मतलब पूरा कार्यक्रम रहेगा ये। चलो हम भी कुछ करते हैं कार्यक्रम। तो बात कर रहे थे हम लोग कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें, और होमवर्क करिए। कल हमने ज्योग्राफी का बताया था आपको। करंट अफेयर्स हर 5 साल में लगभग पूरा बदल जाता है। एक सिविल सर्विसेज में इस हिसाब से देखें तो एक युग बदल जाता है 5 ईयर में। 10 ईयर में तो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ जाता है। 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो करंट अफेयर्स आप 10 साल पुराना देखोगे तो बिल्कुल ही अलग तरह का करंट अफेयर्स है। वो किताबें बहुत आपको साधारण सी लगने लगती है। अभी 10 साल बाद करंट अफेयर्स में बहुत चेंज आता है। अगले 10 सालों में और चेंज आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके जॉब में मदद करने से सीधा सीधा उसका संबंध है। तो फिर 10 साल बाद बदल जाएगा, लेकिन 10 साल में आपकी कलेक्टरी भी निकल जाएगी। 10 साल का करंट अफेयर्स आपको फिर कलेक्टर रहते समय में काम आ जाएगा। यानी मुख्य जो भूमिका होती है वो कलेक्टर वाली होती है। युवा अधिकारी के रूप में जब आप काम करते हैं तब आपको डायबिटीज़ भी नहीं हुई होती है, ब्लड प्रेशर की गोली भी शुरू नहीं हुई, साहसिक निर्णय भी आप ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, दिमाग भी ठीक ठीक है, शरीर ने अभी साथ छोड़ा नहीं है, दिमाग स्वस्थ है, और आप चुनौतियां जो है वो स्वीकार कर सकते हो। चुनौतियां स्वीकार करना भी कलेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी प्रमोशन के बाद तो फिर वो उसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता। वहाँ इतनी चुनौतियाँ नहीं होती। कलेक्टर के तौर पे धमकियाँ, चुनौतियाँ खूब होती है। ज़्यादा एज में जा कर के आदमी एस्केपिज्म में चला जाता है, छोड़ना शुरू कर देता है, वो चुनौतियाँ लेता भी नहीं। तो इसलिए पहले जितना आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र तक, उतना फिर 50वें साल में जा कर के आदमी समझौता करने लगता है, परिस्थितियों के साथ समझौता करने लग जाता है। और तो ये रिहर्सल चल रहा है। तो आज यही रहेगा प्रॉब्लम। चलो ठीक है, जैसा भी है। तो ये इसलिए आपका करंट अफेयर्स 10 साल का जो मैंने बताया, आपका जॉब उसी में निकल जाना है, खास महत्वपूर्ण जॉब। यानी लगने के बाद आप 10 साल के अंदर कलेक्टर जो रहते हैं वो लगभग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसको कलेक्टर के बनने के चांस बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं तो वो 12 साल तक, 13 साल तक, 14 साल तक कलेक्टर, मतलब नौकरी के 12 साल, 14 साल, 15 साल तक रह पाते हैं। बाकी सबका करियर 10 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। तो उस हिसाब से ये आपकी मानसिक स्थिति के हिसाब से मैंने बता दिया, ये ज़रूरी है। और ये फेज़ है, ये सभी के साथ होता है। ये विकास होता है मनुष्य के शरीर का भी, एज भी बढ़ती है, और ये सब सभी के साथ होता है। तो अभी जो लोग कोई सुन भी रहे होंगे यूट्यूब पे, और अगर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो उसको एकदम समझ में आ जाएगा कि मेरी कहानी कही जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोग जो ये बात बताते हैं ना, आपको बात की कि 10 साल बाद जॉब करने के 10 साल बाद कैसा महसूस होता है, 15 साल बाद, हम उस फेज से गुजरे हैं। हमारे साथी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, घूमते हैं कभी साथ में, और बात होती तो यही सब चर्चाएं होती हैं कि अब वैसा टेंशन नहीं ले सकते, अब उतनी चुनौती नहीं ले सकते, जिसको जो करना है करे, बाढ़ में जाए। उस समय में पंगा ले लेते थे, उसमें उसको ठीक करने की इच्छा होती थी कि इसको हम ठीक कर देंगे, दुनिया बदल देंगे। बाद में जा कर के वो सब वैसा हो जाता है। हालांकि पावर बढ़ जाते हैं उसके, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो ये सभी के साथ होता है। तो इसलिए आप अपनी उस फेज के लिए तैयारी आप करंट अफेयर्स से करो। ये जितना मजबूत होगा उतना आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप दबाव कम महसूस करेंगे। ठीक है,
देखिए दबाव तो हैं, चुनौतियां भी हैं, संकट भी हैं, सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ व्यक्ति हार जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और फिर मौत का इंतज़ार करने लगते हैं, यानी कि अब क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है लड़ते हैं। आपने देखा होगा कैंसर से लड़ने वालों की कहानियाँ देखी होगी कि कई लोगों ने कैंसर से लड़ाई की और वो जीत गए, कैंसर को हरा दिया उन्होंने। कई लोग नहीं हरा पाते, सरेंडर हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स कैसे मदद करता है, तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही मदद करता है, ध्यान रखिए। जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल अवेयरनेस कहते हैं, करंट अफेयर्स कहते हैं, वो सब एक ही है। जनरल नॉलेज का मतलब भी यही है, उसको बस जनरल स्टडीज में कन्वर्ट करना है। जनरल नॉलेज को जनरल स्टडीज, जीके को जीएस में बदलना है आपको। दूसरी जो एग्जाम्स हैं वो जीके तक रह जाएंगी, आपको जीएस में बदल देना है बस उसको। जीएस में कैसे बदलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसके पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, दोनों आपको पता होना चाहिए। और फिर लास्ट में आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जुड़ जाएंगी, प्रोस, कॉन्स और बैलेंस्ड, तो आपका जनरल स्टडी हो जाएगा। तो हर चीज़ को जनरल स्टडी में करते हुए जाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें उठानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। अभी इन दिनों में जो चल रहे हैं, अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ आए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको पकड़ के रखिए, बहुत अच्छा मुद्दा है, नोबेल प्राइज़ से जुड़ा हुआ है। G20 को फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, G20 फिर से करिए, ठीक है ना। देखिए सरकार से अपेक्षा नहीं करिए, टीवी से अपेक्षा नहीं करिए। सरकार ने तो उसको वो बना दिया है सेलिब्रेशन जैसा कि देखो विश्व गुरु बन गए नाम, मतलब G20 के अध्यक्ष हो गए। हम विश्व गुरु का बोला था कि हम विश्व गुरु हो जाएंगे, तो हो गए। दुनिया की जो 80% इकोनॉमी है उनके आज हम अध्यक्ष हैं और हम नेतृत्व कर रहे हैं उसका, तो ये हो गए विश्व। जबकि ये एक अल्फ़ाबेटिकली वो रूटीन में आने वाला अध्यक्षता है। अगली बार आगे वाला बनेगा अगले साल, तो ये इंडिया का टर्न है इस बार। बात समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि देखो हम विश्व गुरु हो गए, और जनता भी पूरा सेलिब्रेशन कर रही है, पूरा देश सेलिब्रेशन कर रहा है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। बट सिविल सर्विसेज वाला तो नहीं कर सकता ना, वो भी करने लग जाएगा तो फिर बचा ही क्या वो भी नाचने लग जाए कि हम तो विश्व गुरु हो गए और देखो अध्यक्ष बन गए, अब हम 1 साल तक अध्यक्ष हैं। तो ये तो ऐसा तो कई बार कई संगठनों में कई बार हुआ है पहले भी, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होता क्योंकि ये रूटीन चीज़ है, ठीक है। आप मेजबानी करोगे, होस्ट होगे, आप अगली बैठक जो होगी साल भर में 100-150 तरह तरह की बैठकें होंगी, उसमें आप नेतृत्व करोगे, यानी कि बीच में कुर्सी पे बैठोगे, कंपाइलेशन होगा तो आपको दिखाया जाएगा, सबसे पहले आपके सिग्नेचर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिग्नेचर सबसे पहले हो जाएंगे, बाकी के सिग्नेचर बाद में होंगे। सहमति तो सभी देंगे, ठीक है। तो सहमति से सब काम करने, तो ये कोई कुछ है नहीं। ये है कि आपकी जाति की या समाज की जो बैठक होती है इस बार आपके घर पे रखी है, हर महीने किसी न किसी के घर पे रखी जाती है, इस बार आपके घर पे रखी है। तो इसका मतलब नहीं कि आप समाज के अध्यक्ष हो गए और अब ज़िंदगी भर सारे समाज के लोग केवल आपकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। वो एक प्रक्रिया रखी कि हर महीने जो बैठक करेंगे हम किसी न किसी के घर पे रखेंगे। तो इस बार नंबर हमारा है, तो इसमें नाचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी में समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, ठीक है। तो उसको अच्छे से करिए, क्योंकि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। हम लोग वैसे नहीं हो सकते, आम जनता को तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारे लोग अध्यक्ष बनते हैं और ऐसा साइक्लिक होता रहता है, और ये सब चीज़ें नहीं पता है ना उनको। लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन को ये दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता अगर आपकी नहीं जानती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाने लग जाओ। इस तरह का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो तो जानते हैं कि ये कतई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो
एक ये चीज़ है जो थोड़ी सी परेशान करती है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी के नेता हैं, कमज़ोर लोगों के भी हैं, अनपढ़ लोगों के भी हैं, पढ़े लिखे लोगों के भी हैं, समझदार रिसर्च और साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, उनके भी आप नेता हैं, उनके भी आप प्रतिनिधि हैं। तो कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आप केवल अनपढ़ लोगों के लिए और मूर्खों के ही नेता नहीं हैं, सबके नेता हैं। तो आपको उसी गरिमा के हिसाब से जीना चाहिए और वैसा ही परिचय भी देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसकी पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। फिर आइए जो फ्यूल वाला, चूंकि अभी हम इन्वायरमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं इसके साथ, पहले मैं मेंस के उससे बताऊं तो फिर करंट अफेयर्स भी अपने आप आ जाएगा। मेंस का सिलेबस हमारा करंट अफेयर्स पर आधारित है। यूपीएससी मेंस, एमपीपीएससी मेंस में अगर आप सिलेबस देखोगे तो करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो सीधा सीधा कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सबसे बड़ा पार्ट है उसका कंजर्वेशन, और दूसरा बड़ा पार्ट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। दोनों ही करंट अफेयर्स पे जाते हैं, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट भी शुरू हो जाएगा और मैं मेंस का सिलेबस भी अच्छे से। तो ये दोनों चीज़ों को भी करंट अफेयर्स में जोड़ लीजिए। कंजर्वेशन पे काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है कंजर्वेशन, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। हमारे नेशनल लेवल पे भी कंजर्वेशन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत पहले से हो रहा है। तो जितने भी फॉरेस्ट एक्ट बने हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी है, वन नीति है, ये हमने ज्योग्राफी में फॉरेस्ट जो पढ़ा है, उसके अलावा हम फॉरेस्ट, यहाँ वो फॉरेस्ट नहीं है। वो ठीक है कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है उससे आगे की चीज़ है, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, इन सब में डिफरेंस आना चाहिए आपको। अर्बन फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर में आप फॉरेस्ट लगाने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट लगाने लगना। कुछ लोग फॉरेस्ट में जाके भी खेती करने की परमिशन लेते हैं, फॉरेस्ट के बीच बीच में जाकर के खेती करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट लगाना, सामाजिक वानिकी, हिंदी में बोलते हैं सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में आप ऐसी सार्वजनिक जगहों पर लगाते हो, सार्वजनिक जगहों पर, स्कूल में, चरागाह में, ग्रेजिंग एरिया में, सड़क के चारों तरफ, और वो जो आप पेड़ लगाते हो उसको कहेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। अर्बन एरिया में जो लगेगा अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री के कई सारे, इसको बोलेंगे ए फॉरेस्ट्रेशन। नए जो पेड़ लगाते हैं उसको बोलते हैं ए फॉरेस्ट्रेशन। रिफॉरेस्ट्रेशन किसको कहते हैं, पुनर्वनीकरण। जहां पहले से पेड़ थे उस जगह पर पेड़ लगाना, और एफॉरेस्ट्रेशन में नए जगह पर लगाना, एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये यहां से शुरू कीजिएगा कंजर्वेशन प्रोग्राम। संरक्षण दो तरह का है, एक तो जो है उसे बचा लें, और दूसरा नया कुछ किया जाए, संख्या बढ़ाई जाए, पौधों की, जंतुओं की संख्या को बढ़ाने पे फोकस किया जाए। अब हमने चीता रिहेबिलिटेशन किया ना, अभी उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर से लेके आए हैं, रीइंट्रोडक्शन, उसको रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रयास, तो संरक्षण के जितने भी प्रयास हैं, तो यहाँ आपको करंट अफेयर से इस बार का थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, कंजर्वेशन बेस्ड
नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, स्थानीय मध्य प्रदेश के लेवल पे क्या हो रहा है और वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, तीनों आपको देखना है। ठीक है, बड़े प्रोग्राम तो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये 5 चीज़ें तो आपको करनी ही रहती है हमेशा। इनको तो बहुत अच्छा करके रखिए, लिस्ट बहुत अच्छे से रही है, लिस्ट को अपडेट करते रहिए, विकिपीडिया के कांटेक्ट में रहिए और विकिपीडिया पे जा कर के उसको अपडेट करते रहिए। हर 2-3 महीने में जा कर के देखिए उसको और लिस्ट को अच्छा करिए, पक्का कर लीजिए। ये पक्की करने वाली चीज़ें हैं 5, और ये कम से कम 3 पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। मेंस में 3 जगह लिखोगे आप। कई बार इसको फर्स्ट पेपर में आ जाता है, कई बार सेकंड पेपर में आ जाता है पॉलिटी में, और कई बार वो इधर भी आ जाता है, थर्ड पेपर में आ जाता है, और कई बार फोर्थ पेपर में एथिक्स में आ जाता है, और कई बार ऐसे आ जाता है, तो 5 बार भी लिखना पड़ सकता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की कॉपी जो है या एमपीपीएससी की एग्ज़ाम की कॉपी अलग अलग आदमी चेक करता है, अलग अलग विषय की। तो एक ही व्यक्ति के पास आपके 2 पेपर की कॉपी आने की संभावना बहुत ही कम, बहुत कम, और वो भी आपकी हैंडराइटिंग पहचान जाए और फिर से याद कर ले, इतनी मेमोरी वाले लोग बड़े दुर्लभ हैं कि इसने उस पेपर में 3 दिन पहले मैंने एक कॉपी चेक की थी, उसमें यही वाला आंसर सेम यही लिखा था। ये सब बहुत मुश्किल है, इतने बुद्धिमान लोग नहीं हैं, और इतने होते तो वो कॉपी नहीं चेक कर रहा होता। ठीक है, तो ये पक्की बात है। तो इसलिए उसको कई बार लिख सकते हो एक ही आंसर को, इसलिए जो पक्का रट लोगे वो कम से कम 4 बार या 3 बार तो लिखोगे ही, 2 बार तो जरूर लिखोगे। जिसको भी अच्छा रट लोगे उससे नंबर लेने आप, नया कुछ नहीं करना है, जो रट रखा है उसी से काम हो जाएगा। बस ये कला आनी चाहिए कि उसको प्रस्तुत कैसे करना है, बहुत ज़रूरी है। लिखने की कला यही है। आप जिसमें भी मेहनत करोगे, बहुत हार्डवर्क करोगे, घंटों जिसके पास बैठ करके उसको रटोगे, उसको जरूर लिखना परीक्षा। इंटरव्यू में भी जरूर बोलना, वो आपके ऊपर है, इंटरव्यू को घुमाना आपके ऊपर है। आप जहाँ से छोड़ेंगे अंताक्षरी टाइप, वहीं से गाना शुरू होगा, प्रश्न वहीं होगा। उसको आपको लगता है कि ये बहुत टफ चीज़ है और मुझे रटने में 3 दिन लगे थे या 6 घंटे लगे थे, और फिर बाद में मैंने उसको 3-4 बार बिना देखे लिखा भी, तो पक्का हो गया है। तो आप उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, क्योंकि वो सामने वाला उसको चैलेंज मानता है, तो आप उस बात को कर दीजिए। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर जैसे ही वो कंजर्वेशन की बात करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, और बायोस्फीयर रिजर्व की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी एनिमल कंजर्वेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आपने आंसर दिया, आंसर देते 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 आप उसको बायोस्फीयर रिजर्व पे ले जाते। सर बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, जबकि आप जानते ही नहीं हो कि उसके क्या रिजल्ट्स आए। उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बोल दिया बायोस्फीयर रिजर्व के रिजल्ट, उसको लगेगा बहुत ही बायोस्फीयर रिजर्व कर रहा है, जरा 4-5 नाम बता दो, 8-10 नाम बता दो, और आप लाइन से 18 बता दो, एकदम से हो गया काम। उसने मौका दे दिया सब, बाकी सब लोगों को भी इम्प्रेस करने का, तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा, वहाँ ले जाके छोड़ना पड़ेगा। ऐसे 8-10 प्रयोग करोगे, अपने आप आ जाएगा, वो चिढ़ जाए। जैसे कि महिलाओं की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा सुधरी है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जब भी आती है ना, महिलाओं की जैसे ही वो महिलाओं की स्थिति पे आए तो उसको ले जाके वहाँ फंसा दो, और सुप्रीम कोर्ट को इतना क्रेडिट दे दो कि वो चिढ़ जाए। फिर वो आपसे पूछेगा ऐसा क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 1-2 उदाहरण बताओ, तो फिर आप विशाखा गाइडलाइन और वो जो आपने रट रखी है ना, वो वहाँ जाके वो कर दो। क्योंकि वो सब ईगो के मारे हुए लोग हैं, महामूर्ख लोग हैं, वो सब पढ़े लिखे नहीं हैं, ईगो से ग्रसित है, अहंकार बहुत है। तो उनके अहंकार को यूज करो। उनको चलाया जा सकता है। जैसे ही उनके अहंकार को चोट लगेगी, वो तुरंत वो वाला क्वेश्चन करेंगे और आप उत्तर दे देना। तो इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
वो ऐसे लोग ही नहीं है, सुलझे हुए लोग ही नहीं है। जो सुलझे हुए लोग होते हैं वो तो बहुत सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादातर लोग कॉम्प्लिकेटेड, 90%, 10% उनमें है सुलझे हुए, बहुत ही सज्जन सरल। बल्कि शाम को आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद 5:30 बजे वो भी घर पहुंच जाते हैं। आप उनके घर चले जाओ तो लॉन में बिठा के चाय पिलाएंगे आप। अच्छा आपका आज इंटरव्यू था, कैसा रहा, मतलब मैंने ठीक ठीक पूछा ना आपसे। इस टाइप के लोग भी हैं। अरे ये भी तो खाओ आप, ये कुछ खा नहीं रहे आप, ऐसे। तो बहुत सज्जन है, पर वो 10% है। 90% कॉम्प्लिकेटेड है, उनसे डील करना बहुत जरूरी है, उनसे मार्क्स निकालना है आप। उनको उलझाओ उनके उसमें चालबाजी में। क्योंकि क्या है कि देखिए ज्ञान का अथाह सागर है। आप खुद भी देख रहे हो कितने यूट्यूब चैनल है, कितने पीडीएफ की भरमार है, कितने टेलीग्राम चैनल, कितने व्हाट्सएप ग्रुप, अनाप शनाप मटेरियल, बम्बार्टमेंट हो रहा है मटेरियल का, बमबारी हो रही है, आप संभाल ही नहीं पा रहे हो। आप खोल के किसी में 176 पेज का, तो एक पेज से 10वें पेज तक जाते हो, इतने में नया आ जाता है कुछ। 176 पेज पढ़ थोड़ी पाते हो। अब ऐसी दुनिया में वो कौन सा ज्ञान लेके बैठे हैं? क्या उनके पास, आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपसे पढ़ा जा रहा है क्या? नहीं पढ़ा जा रहा। उनको पार्टी में जाना है, उनको दारू भी पीना है, उनको दोस्ती भी निभानी है, दोस्तों के शादियों में भी जाना है, गप्पे भी लगाने हैं, शाम को घूमने भी जाना है। न जाए तो बीमार होकर मर ही जाए वो, क्योंकि उसको डायबिटीज है। वो पढ़ ही नहीं रहा, कुछ नहीं आता उसको, बहुत बुरी हालत है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है आपका इंटरव्यू लेते हैं। बस ये कि एज ज्यादा हो गई, बाल सफेद हो गए और कपड़े बहुत महंगे हैं, क्योंकि लाखों रुपए आ रहे हैं, और रिश्वत भी खूब खाई है जिंदगी भर, अच्छा खासा पैसा है उनके पास। तो उसको उसकी वजह से एक ग्लैमर दिखता है, और हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत इस्टेब्लिश है, क्योंकि हम तो जैसे तैसे कपड़े सिलवा के अभी इंटरव्यू में आए, और इनके पास तो क्या तो गाड़ी है और क्या कपड़े हैं और क्या, मतलब तो उसकी हेकड़ी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो उसको तो आप 2 मिनट में उतार सकते हो, उस हेकड़ी को। उतारना नहीं, हमको तो मार्क्स लेने। हेकड़ी तुम्हारे पास रखो, अगला आदमी फिर मार्क्स लेगा तुमसे, ठीक है। तो बहुत मजेदार सूत्र बता रहा हूँ, इंटरव्यू की सबसे बेस्ट क्लास है। उसको ले जाओ, वो घूमता जाएगा, क्योंकि ईगो है उसके अंदर। उसके ईगो को चोट पहुंचाओ थोड़ा सा, जाके उसके ईगो पे लग जाए कि ये वाला, फिर वो पूछेगा तो फिर बताओ ना, इतना बोल रहे हो तो फिर एकदम से बता देना, क्योंकि आपको जो याद है वही वहीं उलझाओ ना उसको। जो आपने रट रखा है वहीं जाके उलझाओ उसको। 15-20 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। वो कैसे करते हैं मैं बता दूंगा। अभी पहले हो जाओ मेंस क्रॉस, फिर मैं बता दूंगा कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसकी। कुछ नहीं रखा इनमें, कोई दम नहीं है। ये यही है गेम सारा। प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है बहुत सारे लोगों के लिए। प्रीलिम्स को अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, अननेसेसरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बना रखा है उसको। बहुत बड़ा हर्डल है। कई लोगों के लिए मेंस बिल्कुल भी हर्डल नहीं है, वो एकदम से निकाल ले जाते हैं। कई लोग प्रीलिम्स तो निकालने की आदत हो गई उनकी, लेकिन मेंस नहीं निकल रहा। 6 बार मेंस नहीं निकल रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसे यहाँ भोपाल में ही देखे हैं जिनका 6 बार प्रीलिम्स निकला, लेकिन मेंस एक भी नहीं निकला। 1-2 बार मैंने बोला, मैंने कहा ये कुछ लिख के बताओ, तो बोले अब क्या बताएं, लिख लेते हैं हम, फोड़ देते हैं, सब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हमने कहा अरे कुछ लिखो ना, लिखो तो सही। तो फोड़ने तोड़ने से नीचे बात ही नहीं करते। तो बहुत बुरी हालत है। अब जैसे ही उसने बोला कि मैं कुछ नहीं लिखूंगा और मैं तो सब फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, मुझे पक्का पता था कि इसके 6 अटेम्प्ट में ये हर बार कट ऑफ जाता था 95, उसके आते थे 138। 95 कट ऑफ है तो उसका 138 आ रहा है, इसका मतलब प्रीलिम्स का तो मास्टर है वो। लेकिन मेंस नहीं निकलता, निकलता ही नहीं उसका, आता ही नहीं उसको, थॉट प्रोसेसिंग है ही नहीं उसका। इसलिए हम ये जो बात करते हैं, हमारे सारे लेक्चर देखो तो मेंस के लिए आपको तैयार करते हैं। ये जो सारी बातचीत है ये निकल करके आएगी। वो हमारा वीडियो सुनता ही नहीं है, बस उसके पिताजी हमारे दोस्त हैं या घर वाले हमको जानते हैं तो वो हमसे बात कर लेता है या गाइडेंस लेने की कोशिश करता है, पर वो सोचता है कि आप ये ला दो वो ला दो, मेरे सिलेबस में वो नहीं मिल रहा, उसकी फोटोकॉपी ला दो, उसका PDF ला दो, या फिर ये देख लो मेरे पास मेरे पिताजी ये 6 किताबें खरीद के ले आए, इनमें से मैं कौन सी पढ़ लूँ।
एक आध कोई सेलेक्ट कर दो, क्योंकि 6 की 6 तो पढ़ी नहीं जाएगी। इस टाइप की मदद चाहता था। हमने कहा ये भी कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अब थोड़ा सा इतना परिचित हैं, दोस्त हैं, उनका बच्चा है तो इतना तो कर ही सकते हैं। पर पास नहीं हुए, तमीज ही नहीं है, टांग पे टांग चढ़ा के बैठते हैं, और कोई समझाता है तो समझ में ही नहीं आती है। घर वाले खुद ही दुखी हैं। और प्रीलिम्स में 30 मार्क आए तो किसी की सुनते ही नहीं कि देखो फलाने की तो प्रीलिम्स नहीं निकला, उसका नहीं निकला, हम तो निकाल लिए। पर 6 ही अटेम्प्ट चले गए, मेंस एक भी बार नहीं निकला, इंटरव्यू एक भी बार नहीं दिया। ऐसे तीन तो मैं बिल्कुल बहुत ही क्लोज है हमारे, जिनके अभी भी आना जाना है। 3 तो ऐसे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये इसको इस तरह से नहीं लिया जाता। इसलिए थॉट प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। जो आपको मेंस हमारे जो वीडियो हैं वो बताए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए थोड़ा सा। वो आपका दिमाग घुमाते हैं, वो आपको इंटरव्यू और मेंस के हिसाब से तैयार करते हैं, सोचना सिखाते हैं, तब आपकी कलम चलेगी। बस उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट डालना है, कंसेप्चुअल पार्ट डालना है, वो थोड़ा रटना पड़ेगा। फैक्चुअल के लिए रटना पड़ेगा, कंसेप्चुअल के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो रोज़ 3 से 6 घंटा लिखने की कोशिश करो, यही जादू है सिलेक्शन का। रोज़ 3 से 6 घंटा लिखो डेली। सिलेक्ट होना है तो ये करो, ठीक है। अब उसके सिवा और कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट क्या होना है। लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसको भी देखो पढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि मतलब किताब लेके बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन कर लें। सबसे कंफर्ट जोन तो है कि पलंग पे लेट जाओ और बेड पे लेटे लेटे एक किताब के पन्ने पलटा, ये ख़त्म हो गया पेज, और आज हमने 20 पेज ख़त्म कर लिया, अब खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सोएंगे क्योंकि बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके बाद फिर 20-25 पेज पढ़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही एकदम ही कंफर्ट जोन है, एकदम कंफर्ट में। जिम में ऐसे ही तो करते हैं, उनकी बॉडी वॉडी कुछ नहीं बनती, वो अभी थोड़ी देर ये उठाया, थोड़ी देर वो, फिर वो पैदल चलने लगते हैं, उसके ऊपर ट्रेडमिल के ऊपर पैदल चलने लगते हैं, ऐसे धीरे 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 धीरे, बस पैदल। उससे कुछ होता ही नहीं है, न तो पसीना आता है, न जोर आता है आदमी को, न कुछ होता है। असली दिक्कत आती है, कमर पेन करने लगती है जब आप 3 घंटा लिखते हो। टेबल कुर्सी लगा के उस पर बैठो और 3 घंटे लगातार एग्जाम वाली स्पीड में लिखो, हाथ भी दर्द करने लगेगा, कमर भी दर्द, गला भी सूखा आएगा, पानी पीने का भी। और चूंकि एक टारगेट लेके लिख रहे हो तो फिर दिक्कत भी आने लग जाएगी। उसमें प्रैक्टिस करो। फैन भी बंद कर दो। कई जो आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे जिसमें गर्मी के दिन तो नहीं होता, ठीक ठाक होता है, लेकिन अक्टूबर हीट तो रहती है ना उस समय, सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ी सी गर्मी रहती है, फैन ही नहीं चलते वहाँ, उमस रहती है और घबराहट होती है। ऐसे सेंटर मिलते हैं, तो बहुत बेकार सेंटर भी मिलते हैं कई बार। तो उसमें प्रैक्टिस करो, अनफेवरेबल कंडीशन बनाओ खुद के लिए और उसके अंदर 3-3 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करो, तब दिक्कत आएगी। और वही सही है, वही आपको जिताएगी। आप साल भर एसी में, एसी के बिना रहे नहीं, हीटर लगा लिया ठंड में, उधर एसी लगा लिया और बिल्कुल उसमें जम के बैठ करके सो करके पढ़ रहे हैं और कभी अंडरलाइन कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा। ये कोई पढ़ाई थोड़ी है, बकवास है। इसे कोई पढ़ाई नहीं कहते। ऐसे 14 घंटे क्या, तुम 24 घंटे 24 घंटे ये कर लो, कुछ नहीं होना जाना उससे। क्योंकि असली जो लड़ाई है वो लिखने की है, फाइट तो लिखने की है। नेट प्रैक्टिस करते हैं तो बैट्समैन और बॉलिंग का और बैटिंग का वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं? बैटर क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता रहता है, नेट प्रैक्टिस करता है। तो असली में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किताब पढ़ें अगर क्रिकेट की, तो कि बैटर को कैसा होना चाहिए, बैट का वजन कैसा होना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, जिस दिन आपकी मैच होता है उस दिन सुबह की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आप पढ़े जा रहे हैं। सुबह कल पढ़ा था फिर आज पढ़ने लगे, कल पढ़ा था फिर आज पढ़ने लगे। खेलोगे कब? नेट प्रैक्टिस कब करोगे? मैच में तो उतरना पड़ेगा ना, वहां बॉल आएगी तेज और उसको खेलना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस की क्या? बोले नहीं मैंने पढ़ लिया। कुछ नहीं होना जाना। आप पढ़ते तो ठीक हो, लेकिन वो लिखो ना। लिखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखने की परीक्षा है। तो 3 से 6 घंटा लिखो और तेज गति से लिखो और हैंड राइटिंग बिगड़ने मत दो। पहले बिगड़ेगी, एक बार तेज लिखोगे तो हैंड राइटिंग बिगड़ेगी, बाद में तेज में सुधारो, फिर हैंड राइटिंग सुधारने पे काम करो।
कि अब तेज भी लिखेंगे, पहली बार तो पक्का बिगड़ जाएगी, क्योंकि तेज करोगे तो बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये है काम की बात, सॉलिड है बिल्कुल एकदम। हमने भी यही किया, कोई भी सफल होने वाला यही करता है। अब हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम पे जाकर के बताए ना, हेकड़ी मारे, बात अलग है, लेकिन भाई करता यही है। वो नहीं बताएगा, उसकी मजबूरी है, वो उसके जो है वो लाइक्स कम हो जाएंगे, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, इस टाइप से बात करेगा। लेकिन मुद्दा तो यही है ना, चीज़ तो यही है, सिलेक्शन इसी से होगा। एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम का काम ही है कि आपके अंदर का जो है लिख करके ही तो निकालेगा, वो कैसे पता चलेगा उसको। प्रीलिम्स में तो आपने गोले लगाया, उससे क्या व्यक्तित्व तो पता चलेगा, उससे कितने मेहनती हैं आप कैसे पता चलेगा। तो वो तो केवल छटनी हो गई। असली परीक्षा तो मेंस ही है, शुरू से मेंस ही होती थी। प्रीलिम्स तो अभी 1985 में जोड़ा है, जब लाखों की संख्या में पहुंचने लगे तो उनको लगा कि इतने सारे लोगों का मेंस की कॉपी चेक करना मतलब तो मुश्किल है, तो चलो कुछ लोगों को छांट लिया जाए, ताकि मेंस के लोगों की कॉपी जो है वो कम लोगों की कॉपी चेक करना पड़ेगी ना, तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार लोग निकाल लेते हैं, ताकि उन्हीं की कॉपी चेक करना पड़े। तो ये तो व्यवस्था है प्रीलिम्स। तो असली गेम तो मेंस ही है, अभी भी मार्कशीट भी मेंस से ही बनती है, प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं है उसमें। मेंस की मार्कशीट बनती है, इंटरव्यू भी उसी का पार्ट है, उसको भी मुख्य परीक्षा ही बोलते हैं, वो उसका दूसरा पार्ट है। 2 हिस्से हैं मेंस के, पहला लिखित और दूसरा मौखिक, दोनों को मेंस बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। इसलिए देखो जो रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा का परिणाम, मुख्य परीक्षा का परिणाम। हमारे यहाँ एमपी में बोलते हैं साक्षात्कार का परिणाम। यहाँ के लोग अलग हैं थोड़े, वो तो मुख्य परीक्षा ही लिखते हैं। यहाँ के लोगों ने थोड़ा अपना एक अलग बना लिया कि मुख्य परीक्षा अलग है और साक्षात्कार अलग है। यूपीएससी तो उसी को बोलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझो और प्रैक्टिस करो उसकी। और इसीलिए मैं आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट का, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, सरकार के काम है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो आपको असेसमेंट करना आना चाहिए। मूल्यांकन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे एक और होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है, सोसाइटी पे प्रभाव भी। लेकिन यहाँ चूंकि इन्वायरमेंट का सिलेबस है तो कंजर्वेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और पॉल्यूशन तो है ही है, सभी प्रकार के पॉल्यूशन और वो सब तो सिलेबस में ही है। इसके अलावा बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, वो सब चीज़ें, वो सब सिलेबस में है मेंस के। पेस्टिसाइड्स के प्रभाव, हम भी जो तमाम प्रकार की चीज़ें खाते हैं तो बायो एक्यूमुलेशन तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, एक ही एनिमल के शरीर में लंबे समय तक अगर कोई चीज़ कंज्यूम हो रही है और रोज़ कुछ न कुछ पॉइजन थोड़ा थोड़ा जा रहा है, केमिकल्स जो है वो बॉडी में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे और बहुत बड़ी मात्रा हो जाएगी, तब वो उसका प्रभाव बड़ा हानिकारक प्रभाव होगा। तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन उसको कहते हैं कि एक ने किसी स्पीशीज़ को खाया, छोटा था कोई स्पीशीज़ खाद्य श्रृंखला में, वो पहले है तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर जो केमिकल्स थे वो उसमें पहुंचे, उसने ज़िंदगी भर में जो इकट्ठे किए उसने एक साथ ही उसको पकड़ा दिया सेकेंडरी को। सेकेंडरी के पास इस तरह से प्राइमरी से जितने जो है केमिकल्स आए, जहर आया, वो सारा जहर उसने ऊपर वाले को पकड़ा दिया। खास करके हेवी मेटल्स, कैडमियम, मरकरी, ये सब, लेड। ऐसे लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर है, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वहाँ का, सर्वोच्च उपभोक्ता, वो नीचे वाले को खाएगा तो उसके पास तो बड़ी मात्रा में हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स और वो सब केमिकल पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक एक दूसरे के प्रेडेशन की वजह से
जो चीजें ऊपर तक पहुंचती है उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, वो बायो मैग्निफिकेशन। तो इनको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन झील में, खास करके तालाब में न्यूट्रिएंट्स की संख्या भी बढ़ जाती है और बहुत सारा एल्गी और वो सब फोटोसिंथेसिस करने वाले को न्यूट्रिएंट भी चाहिए। फोटोसिंथेसिस तो हो ही जाएगा सनलाइट में, और पानी में ऊपर की सतह पर वो फैल जाता है। अलगल ब्लूम, लाइक अलगल ब्लूम, एल्गी डेवलप हो जाता है, अलगल ब्लूम होता है। फिर एक बदबू आती है उसमें से, गर्मी के दिनों में आपने देखा हो, एक चादर सी बन जाती है पानी के तालाब पे, हरे रंग की, उसमें से बदबू सी आती रहती है, तो वो अलगल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन उसको कहते हैं, यूट्रोफिकेशन ई से शुरू होता है, EUTROPHICATION, यूट्रोफिकेशन। बहुत ही खतरनाक समस्या है झीलों की सुपोषणीयता। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था इन्वेजिव स्पीशीज, उसमें वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी, यहाँ की समस्या भी है, बड़े तालाब की भी, पूरी दुनिया की समस्या है जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ। वो भी एक तरह का यूट्रोफिकेशन ही है, बट वो क्या है, यूट्रोफिकेशन में हम लोग एल्गल ब्लूम को लेते हैं, एल्गी टाइप की चीज़ों को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, लेकिन वो अपने आप में अलग ही। इन्वेजिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज उसको कहते हैं कि जो हमारे यहाँ की नहीं है, बाहर से आई है, और उसने दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके लिए समस्या खड़ी करती है। बाकी जो नेचुरल मीडियम था वहाँ का, तालाब का, वो बदल गया, नदी का, तालाब का। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में यह समस्या, साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका से आया वाटर हाइसेंथ, और लोग आज से 200 साल पहले उसको लेके आए थे अपने पोंड में लगाने के लिए कि काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट है, सुंदर दिखता है, तो उसको लगाने के लिए लाया, तो अब वो फैल गया। चेन्नई और मुंबई जैसी जो बड़ी फ्लड आती है उसका बहुत बड़ा कारण है वो, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में वो वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी ऊपर तक है, तो उसमें जगह ही नहीं है पानी को बहने की, तो फ्लड आता है। बड़े बड़े महानगरों में जो फ्लड आता है उसका बहुत बड़ा कारण है वाटर हाइसेंथ। वो ये जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ये एनवायरमेंट की बिल्कुल वो प्रॉब्लम है जिनके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आप एडमिनिस्ट्रेटर रहते रहते आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि आप नगर निगम के कमिश्नर भी बनेंगे, तो नगर निगम को बड़ा तालाब भी साफ करना है और नाली भी साफ करना है। तो अगर किसी शहर में बाढ़ आ जाती है और पानी इतना नहीं गिरा, उसके बावजूद बाढ़ आ गई, इसका मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो करोड़ों रुपया खर्च करती है गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको ठीक करने के लिए। तो परीक्षा यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, एमपीपीएससी में भी आना चाहिए, अगर उनमें अकल होगी तो वो पूछेंगे अब, क्योंकि यही तो करवाना है उनसे, यही करवाना है। आया समझ? लेंटिना कैमरा, लेंटिना कैमरा भी आपने देखा होगा, काफ़ी सुंदर फ्लावर है, हल्की सी खुशबू भी आप देखने को मिलते हो, झाड़ियाँ होती हैं, सुंदर सुंदर फूल होते हैं छोटे छोटे। आज जाकर के देखिएगा लेंटिना कैमरा, विकीपीडिया पे। ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए लगाने के लिए लाए थे, वो भी ट्रॉपिकल वहीं से आया था। तो इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर लिखिएगा जरूर, आक्रमणकारी जातियाँ, इन्वेजिव स्पीशीज। ये बीच में आ गया, चूंकि मैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बता रहा हूँ और ये सब, तो बीच में आ गया, तो मैंने सोचा यही बता दूँ। तो लेंटिना कैमरा बहुत ज़्यादा फैल गया, और इतना ज़्यादा फैल गया कि जंगलों में 40% टाइगर रिजर्व्स में वो पहुंच गया, और उनके मरने का कारण भी है, टाइगर भी मरने लगे। टाइगर क्यों मरने लगे? क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, हिरण और वो, उनकी डेथ होने लगी। एक तो लेंटिना कैमरा जहाँ पे भी जाता है तो वो दूसरी वेजिटेशन को ख़त्म कर देता है, दूसरे पौधों को पैदा नहीं होने देता। तो खाने पीने को जब प्राइमरी जो कंज्यूमर है
शाकाहारी प्राणी जो हैं उनके खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती, तो कई बार वो इसी को खाने लगते हैं, इनको खाते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, किडनी बेकार हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो बड़ी संख्या में प्राइमरी कंज्यूमर खत्म हो जाते हैं, यानी शाकाहारी प्राणी एक साथ बहुत सारे मर जाते हैं, तो फिर टाइगर को खाने को नहीं मिलेंगे, तो फिर टाइगर भी खत्म हो जाएंगे। आ गया समझ? इन्वेजिव स्पीशीज, कभी कभी इन्वेजिव स्पीशीज, एक और कंसेप्ट है कीस्टोन स्पीशीज, की स्टोन, KEYSTONE, कीस्टोन स्पीशीज उसको बोलते हैं। 90% जो टॉप कंज्यूमर होता है वो टॉप कॉर्निवोर होता है, वही कीस्टोन स्पीशीज है, वही मेंटेन करके रखता है पूरा इकोसिस्टम को, फूड चेन को मेंटेन करके रखता है, उस इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम है कीस्टोन। पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी, दोनों तरीके से। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज भी कभी कभी कीस्टोन स्पीशीज, हालांकि उसका पूरा टर्म ही इन्वेजिव स्पीशीज है, लेकिन वो भी कीस्टोन की तरह काम करने लगा। जैसे लेंटेना कैमरा, बहुत बड़ी वेस्टर्न घाट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और इंडिया के 40% में पहुंच गया। दूसरी चीज है कि वो सूखता है तब आग बहुत लगती है, तो फॉरेस्ट फायर बहुत होती है, जंगल में आग बहुत लगती है लेंटेना कैमरा की वजह से। और एक बार में अगर किसी जंगल में पहले तो आग नहीं लगती थी और अब लगने लग गई, इसलिए कैलिफोर्निया में बहुत आग लगती है। आप क्लाइमेट चेंज भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है और लेंटेना कैमरा भी है। तो यूएसए में भी पहुंच गया, जंगलों में जो बहुत लंबी लंबी दूर दूर तक आग लगती है और बुझती नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण है इन्वेजिव स्पीशीज लेंटेना कैमरा। और वो एक बार हो गई तो फिर आपने प्रोड्यूसर सारे खत्म कर दिए, तो फिर शाकाहारी प्राणियों को खाना नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जंगल जो कई सालों में तैयार हुआ, हजारों सालों में जो जंगल तैयार हुआ वो खाक हो गया। और वो यहाँ का है नहीं, वो एंडेमिक स्पीशीज नहीं है, वो एक्सोटिक है, बाहर से लेके आए हो और उसने सारा तबाही मचाई है। और भी हैं, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने शुरुआत की है तो एक शॉर्ट नोट लिखिएगा इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर, कीस्टोन स्पीशीज के ऊपर लिखिएगा, कीस्टोन स्पीशीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस इकोसिस्टम के लिए। अगर उसको हटा दोगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर, वो टॉप कंज्यूमर है, मान लीजिए प्रीडेटर है, जो टॉप प्रीडेटर है वो खत्म हो गया तो फिर नीचे संख्या बढ़ जाएगी, नीचे की संख्या बढ़ेगी तो सेकेंडरी वाले की संख्या बढ़ेगी, तो वो आपस में ही बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा और उनके इकोलॉजिकल नीश की समस्या आ जाएगी। नीश, NICHE, नीश, उसकी समस्या आ जाएगी। इकोलॉजिकल नीश उसको कहते हैं जिसमें एनिमल जहां रहता है वो तो ठीक है, हैबिटेट तो ठीक है, उसको तो हैबिटेट कहा जाता है जहां वो रहता है, लेकिन जहां वो खाना खाने के लिए जाता है, फूड के लिए जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए जाता है, फंक्शनल एरिया उसके लिए कंपटीशन हो जाता है, फंक्शनल एरिया के लिए कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि संख्या बढ़ जाती है तो फिर संघर्ष होने लगता है, तो एक दूसरे के लिए वो इंटरेक्शन में एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो ऐसे में उनकी संख्या गायब हो जाती है। तो जाकर के एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, कीस्टोन स्पीशीज, स्टारफिश कीस्टोन स्पीशीज एक्सपेरिमेंट, जाकर के गूगल में देखिएगा, स्टारफिश कीस्टोन स्पीशीज एक्सपेरिमेंट। उसमें लास्ट में आप देखोगे केवल माइटिलस बच जाता है उस एरिया में, अगर उस स्टारफिश को वहां से हटा देते हैं। अगर स्टारफिश को हटा दोगे तो केवल वो बच जाएगा, केवल एक, जबकि उसके पहले 16-17 तरह की जातियां वहां पर थी, डाइवर्सिटी थी, तो पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है एक स्पीशीज को हटाने से। तो जब आप एक स्पीशीज को हटाने से पूरी की पूरी एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट, वो निर्धारित करती है, उसको मेंटेन करती है।
उसका निर्धारण उसी की वजह से होता है। क्लियर हो रहा है ना? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है कठिन, लेकिन उदाहरण आपको देखना है प्लांट के भी और एनिमल के भी, तो थोड़ा इसको करिएगा। इकोलॉजिकल नीश की भी टिप्पणी भी लिखिएगा, नीश हैबिटेट की भी लिखिए, नीश की भी लिखिए। नीश किसको कहते हैं बताया अभी आपको, जो फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जहां जहां तक एनिमल ट्रेवल करता है, जाता है, उसको, उस एरिया को कहते हैं नीश। तो इकोलॉजिकल नीश हो सकता है हैबिटेट वाला, रहने की जगह का, रिप्रोडक्शन वाला, फूड वाला, इंटरेक्शन वाला। ठीक है, चलिए तो अब हम एनवायरनमेंट की शुरुआत करें। कुछ होमवर्क मिल गया आपको इधर इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी, तो डेफिनेशन से चलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण में आपके दो भाग माने जाएंगे, एबायोटिक और बायोटिक। इंटरएक्शन को पर्यावरण कहते हैं, अंतर क्रिया संपादित होती है जैविक घटकों में और अजैविक घटकों में, उसको पर्यावरण कहा जाता है। कई सारी परिभाषाएं आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, संगठनात्मक स्तर देख लीजिए पर्यावरण में। सबसे छोटी इकाई जो होती है पर्यावरण की, वो कहलाती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, अकेला जीव, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इंडिविजुअल। अब कोई इंडिविजुअल अपनी ही जाति के कई लोगों के, कई और अन्य लोग के साथ रहता है, जंतुओं के साथ, एनिमल्स के साथ या प्लांट्स के साथ, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। इंडिविजुअल के बाद आता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, एक ही जाति के बहुत सारे सदस्य एक साथ जब अंतर क्रिया करते हैं या रहते हैं तो उसको कहेंगे पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन अगर इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में रहती है, यानी यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम, एक निश्चित समय के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए। टाइम भी मायने रखता है, क्योंकि हमेशा कोई एक साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में, यानी एक निश्चित समय में, एक यूनिट एरिया में अगर अलग अलग स्पीशीज रहती हैं, अलग अलग पॉपुलेशन मीन्स, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय में डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, यानी कि स्पीशीज चेंज हो जाएंगी और उनकी इंटरेक्शन होगी, तो कम्युनिटी इंटरेक्शन होगा। अभी हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस जो हैं वो कम्युनिटी इंटरेक्शंस। ये डिफरेंट कम्युनिटीज जब एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने लगती है, कम्युनिटीज कौन हुई? बायोटिक। कम्युनिटीज कौन है? बायोटिक। उसमें प्रोड्यूसर भी हो गए, कंज्यूमर भी हो गए, डिकम्पोजर भी हो गए, ये सब एक साथ रहते हैं, तो ये कम्युनिटी। बट इनका इंटरेक्शन किन के साथ हो रहा है? एबायोटिक फैक्टर्स, लाइट के साथ में, टेम्परेचर के साथ में, ह्यूमिडिटी के साथ में, विंड के साथ में, इंक्लाइनेशन, डिक्लाइन यानी कि स्लोप के साथ में, हिल्स, क्लाउड्स, टेरेस्ट्रियल, वाटर, पीएच, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें लाइफ नहीं है। उनके साथ जब इसका इंटरेक्शन होने लगता है तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। वो कहलाता है इकोसिस्टम।
और डिफरेंट इकोसिस्टम जब कई किलोमीटर लंबे हो जाते हैं और इस तरह से होते हैं तो वो कहलाते हैं बायोम। फिर वो बायोम बन जाता है। इकोसिस्टम क्या बन जाता है? बायोम। और डिफरेंट बायोम्स मिलकर के बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी पर्यावरण के ये घटकों के साथ। ऐसे पर्यावरण के उदाहरण देखिए, और इन सबको जहां स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं इकोलॉजी। इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी। इन्हीं का अध्ययन, इन्हीं सबका इंटरेक्शन का अध्ययन, इकोलॉजी। ठीक है। पारिस्थितिकी, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। अब कई तरह की इकोलॉजी होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, जब पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी किया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी उसको कहा जाता है जनरली, ऑट इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। और कम्युनिटी लेवल पर जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी, SYN, सिन, सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। अगर आपको कभी पूछे सिन इकोलॉजी क्या होती है तो कम्युनिटी इकोलॉजी, यानी कम्युनिटी की स्टडी, कम्युनिटी में जो बिटवीन इंटरेक्शन है उसकी स्टडी, इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी। ठीक है। और इकोसिस्टम इकोलॉजी, जब इकोसिस्टम के लेवल पे होगा तो उसको इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट लेवल होगा इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो ऑट इकोलॉजी मीन्स पॉपुलेशन इकोलॉजी, देन सिन इकोलॉजी मीन्स कम्युनिटी इकोलॉजी, और उससे ऊपर वाला लेवल इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है। तो ये है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो थोड़ा पढ़ते जाइए। जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में तो एनिमल खुद हो सकता है, प्लांट हो सकता है। तो ये तो हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल्स कौन है। जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे। ठीक है ना। ये सिलेबस दोनों में, ये जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों में, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ये सब कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऑट इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन किसकी? तो इसमें पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की ग्रोथ, वही बर्थ रेट, डेथ रेट, वो सारी चीजें, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और वो सारी चीजें। तो पॉपुलेशन किसकी? उसमें आ जाएंगे, हैबिटेट भी आ जाएगा, इकोलॉजिकल नीश आ जाएगा, वो सारी चीजें भी आएंगी। और कंपटीशन एमंग पॉपुलेशन होता है, डेफिनेटली होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो कंपटीशन हो जाएगा फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन के लिए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो फिर फाइट होगी, कंपटीशन स्ट्रगल में बदल जाएगा और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। डार्विन कहता ही है। तो पॉपुलेशन के बारे में ओवर पॉपुलेशन यानी ओवर रिप्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, इंडिविजुअल्स का ओवर रिप्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, तो डार्विनिज्म आ जाएगा यहाँ पे, डार्विनवाद। तो इवोल्यूशन के दौरान नेचर ने ये हमको सिलेक्ट किया है, नहीं तो फिर पेंडेमिक, एंडेमिक ये सब आता है, एपिडेमिक, और वो बहुत सारा शमशान में लाइन लग जाती है, कब्रिस्तान में और वो बराबर करके चले जाते हैं। पॉपुलेशन की साइज को कंट्रोल करती है ना नेचर। तो ये कम्युनिटी इकोलॉजी में सीन इकोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके अंदर इंटरेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप के इंटरेक्शन है। दो प्रकार के इंटरेक्शन है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन के दो टाइप हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन के दो टाइप हैं, सिम्बाइसिस, म्यूचुअलिज्म जिसको कहते हैं, और कमेंसलिज्म। सिम्बाइसिस जो होता है, म्यूचुअलिज्म जो होता है, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों की,
और दोनों में सहजीविता होती है, सिम्बायोसिस होता है, सहजीविता, साथ साथ जिंदा रहते हैं, बोथ गेन प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट होता है जो दोनों साथ साथ रहते हैं। अब चूंकि ये कम्युनिटी में होता है इसलिए डिफरेंट स्पीशीज होंगी, अमंग स्पीशीज नहीं आएगा, ये डिफरेंट स्पीशीज आएगा, अदर स्पीशीज के साथ है, क्योंकि हम कम्युनिटी इकोलॉजी में पढ़ते हैं इसको, इंटरेक्शंस को। ये वाला इंटरेक्शन हम कम्युनिटी इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफरेंट स्पीशीज के साथ आपका, लेकिन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। पॉजिटिव सम गेम जो हम लोग करंट अफेयर्स में, आप लोग जो तमाम आर्टिकल पढ़ते हो, तो आर्टिकल पढ़ते हैं तो उनमें वो जो राइटर्स हैं इंग्लिश वाले, वो अपने आर्टिकल में ये वर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव सम गेम, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। तो जब हम कार पूल करते हैं ना, जब एक ही कार में 3-4 लोग मोहल्ले के मिलकर के ऑफिस चले जाते हैं तो कार एक ही ले जाना पड़ती है, पॉजिटिव सम गेम, सबको फायदा है, सब शेयर कर लेते हैं, पुल शेयर कर लेते हैं ना, तो क्या फायदा होता है, पैसा कम बच जाता है सबका, और इन्वायरमेंट को भी फायदा होता है, तो इन्वायरमेंट को भी फायदा, आपस में भी सबको फायदा, तो पॉजिटिव सम गेम, फायदा ही फायदा। तो प्लस प्लस लिखेंगे, स्पीशीज ए स्पीशीज बी, सो इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी रिजल्ट पॉजिटिव सम गेम, प्लस प्लस, दोनों को फायदा, बोथ गेन प्रॉफिट, सिम्बायोसिस, सहजीविता। नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोरल रीफ, ज़ूज़ैंथेली, कोरल रीफ का कलर ही उसी की वजह से है। तो जब ब्लीचिंग की बात आएगी तो क्या बोलते हैं, कलर गायब हो गया, मतलब ज़ूज़ैंथेली चल दी है, केवल कोरल्स रह गई, सॉफ्ट स्टोन कोरल, हार्ड कोरल बच गया बस। बाकी अब कलर गायब हो गया तो इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, इंसेक्ट्स नहीं सॉरी, जो भी उनके दूसरे जो एनिमल्स हैं जिनको वो कोरल्स खा जाते हैं, तो नज़दीक आते ही इसलिए वो कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो कलर आया किसकी वजह से, सिलेंट्रेट की वजह, वो एल्गी की वजह से, प्लांट की वजह से। ऐसे ही जोक्लोरेला हाइड्रा का है, हर्मिट क्रेब सी एनीमोन का है, हमारे इंटेस्टाइन में ढेरों बैक्टीरिया हैं, फायदेमंद बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हमको भी फायदा है। दही हम खाते हैं तो बैक्टीरिया ही तो खाते हैं, वो पाचन बढ़ा देता है। डॉक्टर बोलता है पेट खराब रहने लगता है तो बोलता है दही खाया करो, दिन के समय में छाछ पिया करो, थोड़ा दही खाया करो, उससे ठीक रहेगा। तो मतलब लैक्टोबैसिलस, वो पेट में जाएंगे तो आपकी पाचन को बढ़ा देंगे, तो पेट साफ रहने लगेगा। तो सिम्बायोसिस, वो भी जिंदा रहता है, और वो जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में रहेगा उतना हमको भी फायदा, उसको भी फायदा, उसको भी पोषण मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। सिम्बायोसिस सभी को फायदा, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है लेकिन एक को नुकसान नहीं होता, एक को फायदा है लेकिन एक को नुकसान नहीं है। जैसे कि आर्किड्स, एपीफाइट्स, किसी पेड़ के ऊपर कोई पेड़ उग गया तो उसने केवल सबस्ट्रेटम सहारा ले लिया, बेल चढ़ गई उसके ऊपर तो सहारा ले लिया, तो उसको फायदा हो गया, एक सहारा मिल गया, वो भी ऊपर बढ़ गया, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। कमेंसलिज्म, पेड़ को तो कोई नुकसान नहीं लेकिन बेल को फायदा है, तो वो क्या कहलाएगा, कमेंसलिज्म। निगेटिव इंटरेक्शन में आ जाइए। अब नेगेटिव इंटरेक्शन में एक है प्रीडेशन, प्रीडेशन यानी कि खा जाना किसी को, शिकार, तो शिकारी को फायदा हो जाता है, जो शिकार होता है उसको खा लिया जाता है, तो एक को नुकसान हो गया, एक को फायदा हो गया प्रीडेशन में। जिसको नुकसान हुआ वो तो पेट में चला गया, उसके स्टमक में बैठा है। फायदे वाला जो है वो पचा जाता है, उसको पोषण प्राप्त कर लेता है उससे, प्रीडेशन। तो प्रीडेटर्स जितने भी हैं वो सब प्रे को खा जाते हैं, तो प्रे नुकसान में जाता है, प्रीडेटर फायदे में रहता है। सो एक प्लस में, एक माइनस में, जीरो सम गेम, इसको कहते हैं जीरो सम गेम।
जीरो सम गेम में एक का फायदे में और एक का, तो इसलिए भारत पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा जीरो सम गेम बोला जाता है। भारत पाकिस्तान दोनों को एक साथ फायदा नहीं हो सकता। युद्ध होगा तो एक का हारना बहुत जरूरी। क्रिकेट मैच में एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, नहीं तो टाई हो जाएगा, तो सिम्बाइसिस हो गया। तो क्रिकेट मैच में जीतने का मतलब भी जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्लियर हो गया, एक फायदे में तो दूसरा नुकसान में। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस फायदे में तो बीजेपी नुकसान में, बीजेपी फायदे में तो कांग्रेस नुकसान में। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि दोनों को एक साथ फायदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी को फायदा हो गया ना गुजरात में, और बीजेपी को भी हो गया, तो वो जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। दोनों अलग अलग ध्रुव पे जब बैठे रहते हैं तो जीरो सम। किसी किसी के घर में किसी से झगड़ा होता तो एक आता दूसरा निकल जाता है। दोनों एक साथ घर में नहीं रहते, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है। वो जैसे ही आया वो निकल गया, वो आता है तो वो निकल जाता। भाइयों भाइयों में नहीं बनती, किसी में नहीं। ऐसा घर देखोगे तो जीरो सम गेम। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर से भी जोड़ दिया, कंट्रीज के साथ में, क्रिकेट के साथ में, और भी दूसरी जगह पर जो होता है वो। इकोनॉमी में देखो, अडानी का अमीर बनना और भारत की जनता का अमीर बनना जीरो सम गेम बन सकती क्या? नहीं। भारत की जनता गरीब होगी तो अडानी अमीर होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत की जनता भी अमीर हो जाए और अडानी भी दूसरे पहले नंबर पे पहुंच जाए। वही मार्क्स ने कहा था ना कि मिट्टी का ढेर लगा है मतलब गड्ढा खुदा है, नहीं तो ढेर कहां से लगा? बिना गड्ढा खोदे ढेर नहीं लगाया जा सकता। जहां पे भी ताजा ताजा मिट्टी का बड़ा ढेर होगा उसके आसपास देखो कहीं न कहीं गड्ढा खुदा हो पक्का। और जितना बड़ा ढेर उतना बड़ा गड्ढा। छोटी छोटी ढेरियां मतलब छोटे छोटे गड्ढे बहुत सारे। क्लियर है ना? जीरो सम गेम। तो इसको आप कई जगह यूज कर सकते हो। प्रीडेशन, इस टाइप का जो डेवलपमेंट है प्रीडेटरी डेवलपमेंट कहलाएगा। तो अगर कोई आर्टिकल लिखे और कहे कि इन दिनों इंडिया में प्रीडेटरी डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये जो इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी उधर बहुत लिखी जाती है आर्टिकल्स में। प्रीडेटरी डेवलपमेंट मतलब दूसरों को सबको खा पी करके आगे बढ़ना। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका नुकसान, केवल एक का विकास। एक्सक्लूसिव ग्रोथ, नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। एक्सक्लूसिव ग्रोथ, एक्सक्लूसिवली किसी एक की ग्रोथ। इंक्लूसिव में तो फिर सब आ जाएंगे। सो भाषण अलग है और काम अलग है, क्योंकि दिख तो यही रहा है। नहीं तो इन्हीं दिनों में आप, जब सबकी हालत खराब है, सबकी जेब ढीली है, जिसको देखो वो बोलता नहीं इन दिनों हालत खराब है, मार्केट टाइट है, अभी पैसे नहीं है, अभी दिक्कत है। और एक आदमी दूसरे नंबर पर है दुनिया में, पहले तो कभी नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब सबकी हालत खराब है तब एक आदमी का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस है। तो ये दिक्कत है, इसको समझिए, बहुत जरूरी है। 10 साल बाद तो सभी समझ जाएंगे। बच्चा बच्चा बोल रहा होगा, पहले समझ जाए उसी को तो एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं। पहले जो समझ जाता है उसी को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उसी को कहा जाता है। उसको पहले पता हो तभी तो वो सस्पेंड होता है कि तेरे को पहले से पता क्यों नहीं था। सस्पेंड इसीलिए करते हैं उसको। कलेक्टर को क्यों सस्पेंड करते हैं? अगर वो कहते नहीं इनको भी पता नहीं था, ये आए थे रामलाल जी, इनको भी नहीं पता था, ये बाबा थे, इनको भी नहीं पता था, वो बच्चा खेल रहा है उसको भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं था। तो तू तो यूपीएससी क्वालिफाई करके आया ना, तुझे तो पता होना चाहिए। तो उनके जैसे थोड़ी हो सकता है। तुझे सैलरी दी जा रही इसी बात की कि तुझे पहले से पता है। तो उन्होंने दावा ठोका, एग्जाम क्रॉस की, इंटरव्यू में बताया कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, जितने भी ग्रेजुएट हैं उन सबका कंपटीशन हुआ था।
2014 में हुआ था, 2017 में हुआ था, तो वही तो बैच कहलाता है आपका। बैच का मतलब यही है कि आप 2017 बैच के हो, मतलब उस साल जितने ग्रेजुएट थे इस देश में सब आपस में भिड़े थे और उन सब में होशियार मैं था। तो अब सस्पेंड हो गए कि नहीं? सस्पेंड किया जाएगा तुमको। आवेदन दिया आपने, फीस भरी, कोचिंग की, तैयारी की, किताबें खरीदी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो ये जिम्मेदारी पता होना चाहिए पहले से। तो प्रिडेशन दूसरा इसी टाइप का निगेटिव, जिसमें दोनों को नुकसान पहुंच जाता है। पैरासिटिज्म, परजीविता, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल। अमरबेल में यही होता है, अमरबेल चढ़ जाती है ऊपर पौधे के ऊपर तो पूरी छा जाती है। आप जाकर के कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा देखो फोटो, पेड़ के ऊपर पीले पीले धागे जैसे बहुत सारा जाला लगा रहता है। अमरबेल शक करती रहती है, उस पेड़ को नुकसान पहुंचाती है। खुद को तो प्रॉफिट होता है पैरासाइट को, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाता है। वही प्रीडेशन जैसा, वन गेन प्रॉफिट्स एंड एक को लॉस होता है, नुकसान होता है। जीरो सम गेम अगेन। एक होता है जिसमें दोनों को नुकसान हो जाता है, निगेटिव सम गेम। दोनों को कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। झगड़ा, पुलिस वाला दोनों से 10-10 हजार रुपये रखवा लेता है। दो आदमी चले जाए थाने में, हम दोनों का झगड़ा हुआ है, वो एक को बोलते तू बाहर बैठ, उससे 10 रुपये लेते हैं, उससे शिकायत लिखवाते हैं उसके खिलाफ, उससे बोलते हैं कि चलो उसको भेजो, और उसके सामने उसको धर देता है, उसके सामने उसको धर देता है, दोनों के एक एक धर दिया, दोनों से लिखवा लिया शिकायत एक दूसरे के खिलाफ, दोनों से 10,000 रुपये ले लिए, और जब वो दोनों चले जाते हैं तो फाड़ देते हैं, वो जो कागज लिया वो फाड़ देते हैं। बात समझ? और 20,000 रुपये आ गए। तो रोज पुलिस वालों को शाम को 6 बजे से रात को 10-12 बजे तक यही धंधा है। देश के सारे पुलिस स्टेशन में एक ही काम होता है, निगेटिव सम गेम, दोनों को नुकसान। और विनर कौन है? पुलिस। हमने तो ट्रेनिंग भी ली ना छोटे छोटे थानों में, और उसमें तो हमारी ड्यूटी लगती थी। जॉब में थे तो अलग अलग जॉब में थे, तब अलग अलग तरह के थानों में गए। सप्ताह भर, 15 दिन, 20 दिन गुजारना पड़ते हैं। मतलब बकायदा आपको टीआई से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इन्होंने ठीक से सिंसियरली रोज आए थे, उपस्थित रहे और अच्छे से ट्रेनिंग ली, ऐसा सर्टिफिकेट देता है फिर वो थाना इंचार्ज। तो हालांकि वो नहीं चाहते कि हम वहाँ रहें, लेकिन हमने कहा नहीं, ट्रेनिंग लेंगे तो सीखेंगे। अब सीखना क्या है, वहाँ तो माँ बहन की गाली देते हैं। महिला पुलिस भी माँ बहन की गाली देती है, भाई की नहीं देती, वो माँ बहन वाली देती है। महिला पुलिस हमको लगा कि ये तो नहीं देती होगी, पर वो भी उतनी शिद्दत से देती है, बुलंदी से। हमने कहा इसको तो शर्म आती होगी, मतलब आदमी तो देता है, हमने सुना है, लेकिन महिला कैसे दे सकती है? तो महिला भी पूरे पावर से, उसकी तीव्रता वही थी, इंटेंसिटी आवाज की, लाठी घुमाने की, गाली देने की, दौड़ाने की, किसी को भागने की, पकड़ने की, पीटने की, सब सेम। उसमें महिला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पुलिस में। सब एक जैसे हैं। हम शर्माते थे, हम नए नए थे, तो हमने कहा ये तो बहुत ही बेकार है। तो उनको बहुत मजा आता था, बोले साहब शर्मा रहे ट्रेनिंग लेने आए और साहब तो शर्मा रहे, ये कैसे ट्रेनिंग ले? सर शर्मा मत, ये देखो आप, यही है, और ये सुनो आप अच्छे से हम लोगों से। यही है ट्रेनिंग। तो हमने कहा तुमने इसको भी पीट दिया, उसको भी पीट दिया, मतलब क्या? बोले यही होता है। मैंने कचहरी भी यही है, न्यायपालिका भी वही है, भयंकर है, और दोनों से पैसे भी ले लेते हैं, कमाल ही है। तो निगेटिव सम गेम का एक शानदार एग्जांपल है। कंपटीशन, स्ट्रगल, झगड़ा करोगे, कोर्ट में जाओगे तो वकील दोनों से फीस लेता है। दो भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान।
कोर्ट कचहरी में सबका नुकसान, कोई फायदा नहीं है। पुलिस के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं जब तक कि मुद्दा एक तरफा न हो। बराबर से ट्रीट कर रहा है, दोनों से कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। लूट रहे हो आप। जैसे ही ऐसे दो लोग आते हैं, उन पुलिस वालों के लाट टपकने लगते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, चलो आज 10-20 हजार रुपए आ जाएंगे। नहीं आ तो दोनों का सुनते हैं, दोनों को पीटते हैं, दोनों को भगा देते हैं, या दोनों से ठीक से बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है तो दोनों से ठीक से बात कर लेते हैं। पैसा होना चाहिए। खैर सब लोग जानते हैं, कॉमन है। ट्रैफिक के पुलिस से लेकर के वहां तक ऊपर तक सब ओपन है, और एक्सेप्टेंस भी है जनता में भी, पॉलिटिशियंस में भी, कानून बनाने वालों में भी, मानने वालों में भी, कचहरी वालों। जज साहब भी पास में से ही निकलते होंगे तो वो भी देखते हैं कार में बैठ के कि वो ले रहा है। सबको पता है, मीडिया को भी पता है, अखबार वाले भी जानते हैं, सब कुछ ओपन है। बस भारतीय नागरिकों ने एक तय किया है कि कुछ करना नहीं। कांग्रेस बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब ये चीजें बिल्कुल सनातन है और आगे तक चलती रहेगी। आत्मा की तरह अमर है करप्शन। ठीक है, ये दिक्कत है। एक है एमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान होता है और एक को कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में जैसे एक को फायदा होता है और एक को कुछ नहीं होता, अप्रभावित रहता है, वैसे एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और एक को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंटरेक्शंस बता दिए हैं किसके, कम्युनिटी इकोलॉजी के। एक ही कम्युनिटी की जो स्टडी हम लोग करते हैं उसमें ये सब आप देखोगे। डिफरेंट पॉपुलेशंस में झगड़ा होगा, कम्युनिटी इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है, बट उसको हम लोग जनरली बीच में एबायोटिक फैक्टर आ जाएंगे तो हम लोग एक इकोसिस्टम में ले चले जाएंगे, इकोसिस्टम इकोलॉजी में चला जाएगा। तो जरा इकोसिस्टम की बात भी कर लें। इकोसिस्टम में क्या आएगा, एक प्रोड्यूसर होंगे, फूड चेन होगा, उसमें सबसे बड़ी चीज है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। तो आज शॉर्ट नोट लिखिएगा खाद्य श्रृंखला पे। खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, जो हमेशा शाकाहारी जानवर होंगे, तो मांसाहार करने वाले नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर को ही खाते हैं, शाकाहारी जानवरों को ही खाया जाता है। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उन्हीं का भोजन होता है, उन्हीं को खाया जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं उनको, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5 भी होता है कई जगह। तो खाद्य श्रृंखला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हो। कमजोर को सब खा जाते हैं, मत्स्य न्याय, छोटे को खा लिया जाता है, कमजोर को खा लिया जाता है। खाद्य श्रृंखला, इकोसिस्टम इकोलॉजी समझ में आ रही है। और इकोसिस्टम इकोलॉजी में चूंकि तालाब को भी जोड़ लेते हैं, नदी को भी जोड़ लेते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले में होता है तो रेगिस्तान की अलग अलग, तो चूंकि वो फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर उसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इसलिए हम अलग अलग जगह की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक में मराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है, इनलैंड भी है और इधर का भी है, ठीक है। और फिर वो लोटिक और लेंटिक, जो बहता हुआ पानी है वो लोटिक, उस इकोसिस्टम को बोलते हैं हम लोग लोटिक इकोसिस्टम। और जो रुका हुआ है झील, तालाब, हमारा बड़ा तालाब है जैसे, लेंटिक, उसको लेंटिक कहते हैं। एमपीपीएससी प्री ने पूछा था लोटिक और लेंटिक। तो ये सब प्रश्न बनेंगे आपके, एनवायरमेंट के बेसिक है, प्रीलिम्स में भी हैं और मेंस में भी है। इंटरव्यू के लिए तो खैर समझ होना ही चाहिए, नहीं तो जवाब कैसे दोगे, उसका क्वेश्चन समझने के लिए भी पता होना चाहिए। मेंस की और इंटरव्यू की दो बड़ी चुनौतियां हैं जो मैंने आपको अभी बताया था लिखने का। पहला तो क्वेश्चन समझने की चुनौती है,
कई लोग आंसर लिखने को चुनौती मानते हैं। पहली चुनौती तो यही है कि आपने क्वेश्चन को समझा कि नहीं, उसके लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये यूट्रोफिकेशन सब बताया, ये अगर क्लियर है आपके कंसेप्ट, जैसे कीस्टोन स्पीशीज का बताया, अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी तो आप उसका उत्तर लिख पाओगे। उत्तर तो बात की बात है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। कई लोग जो है आधे से 60% उत्तर लिखने के बाद क्वेश्चन समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, आंसर गलत चला गया। 60% लिखने के बाद समझ में आता है, तब तक फिर काटने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं, और यहाँ तो क्वेश्चन वैसे ही छूट जाते हैं। तो फिर आदमी सोचता है नहीं नहीं इसको समझ लेगा, वो अच्छा ही समझेगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भगवान इतना तो ध्यान रखेंगे। वो इस टाइप से अपने आप का मन बहलाने लगता है। ठीक है, यही होता है ना मनुष्य के साथ, हिंदू मनुष्य के साथ तो यही होता है। मुसलमान भी ठीक है, ऐसा ही सोचता होगा अल्लाह मियाँ का नाम लेके कि मैंने तो ईमान पे चला हूं मैं अभी तक, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ। लेकिन रिजल्ट आता है तब अच्छा नहीं होता है, खराब रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा लिखो, साफ साफ लिखो, पूरा पूरा लिखो, गड़बड़ नहीं करो। तो ये हो गया। एक होता है फूड वेब, जब ये डिफरेंट फूड चेन के जो एनिमल्स हैं आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। अब उसको देखते हैं हाइना को। हाइना जो है वो कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे हाइना इकट्ठे हो जाएं तो लायन को भी खा डालते हैं, और हाइना एक दूसरे को भी खा जाते हैं, और हाइना को लायन खा जाता है या टाइगर खा लेता है। तो बड़ा विचित्र स्थिति है। और वो पैदा हुआ है और वो समाज में है किसके लिए? स्कैवेंजिंग के लिए, साफ सफाई के लिए। हाइना का वैसे मुख्य भोजन है कि अगर कोई शिकार करता है तो जो छोड़ देता है बचा खुचा, उसको हाइना खाता है। लकड़बग्गा, हाइना मतलब लकड़बग्गा। तो असली भोजन तो उसका है बचा खुचा, लेकिन मौका आने पे आपस में भी एक दूसरे को खा लेगा, नीचे वाले किसी एनिमल को भी खा लेगा, ऊपर के लॉयन को भी खा लेगा, और उसको भी लॉयन खा जाएगा, और दूसरे एनिमल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भी हाइना पकड़ के खा सकते हैं। तो बड़ा विचित्र स्थिति है। तो ये क्या हुआ? मतलब एक सीरीज तो है नहीं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी। इसको बोलेंगे खाद्य जाल। ये तो जाल है, नेटवर्क है, माया जाल होता है ना, मैट्रिक्स वैसा उलझा हुआ है ये सिस्टम। कौन किसको खाएगा? कोई किसी को भी खा सकता है। इसलिए ठेकेदार कभी पॉलिटिशियन को खा जाता है, पैसे ही नहीं देता, वो चुनाव हार जाता है तो पॉलिटिशियन उसको ठेका नहीं देता, तो फिर अधिकारी उसको सिग्नेचर नहीं करता। होता है ना ऐसा। तो ये इधर भी खाद्य जाल है, इधर भ्रष्टाचार का जाल है, करप्शन नेटवर्क। जिस फील्ड में आप जाओगे वहां पे भी ऐसा ही खाद्य जाल है। एक चेन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये इसको पैसे देगा सब इकट्ठा करके ऊपर सीएम को ले जाके दे देंगे, टॉप कंज्यूमर। ऐसा नहीं है, बीच में कोई किसी को भी कर दे। कई बार सीएम को ही खा जाते हैं बहुत सारे मिलके, तो उसको सीएम का ही हालत खराब हो जाती है। कई राज्यों में हुआ है ना ऐसा। यहाँ पे भी हो गया, कमलनाथ के साथ धोखा ही हो गया। उसका ही आदमी जाकर के उधर जाके सीएम ही खा गया, वो सीएम को ही खा गया। हिमाचल में आप देख ही रहे थे, अभी झगड़ा चल रहा था। इसलिए मोदी जी ने खाने वाला बाहर वाला रखा है। वो अपने बीच में नहीं रखा, वो सब मेंटेन करते रहते हैं बाकी सबको। बाहर का आदमी खाएगा, उसको साइड ही बिठा दिया, तो अलग ही बैठ के खा। जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे पहुंचाते रहना। खाने का कार्यक्रम डिपार्टमेंट पूरा अलग कर दिया। कांग्रेस में ये झगड़ा है कि वहां लोकतंत्र खाने में भी, तो सब झगड़ रहे हैं कि ये नहीं खाएगा मैं खाऊंगा, वो कह रहा नहीं मैं खाऊंगा। तो उसके लिए डिक्टेटरशिप चाहिए, तानाशाही चाहिए। डंडे के बल पे हाँका जाता है। वैसे भी एशिया जो है, पूरा एशिया, एशियन कंट्रीज ऐसे ही हैं। इनको
इसी तरह चलाया जाता है। यहाँ डेमोक्रेसी बस की बात नहीं है। एशियन कंट्रीज में बहुत दिक्कत है, यहाँ के लोगों में वो डिसिप्लिन है ही नहीं। इसलिए शी जिनपिंग बिल्कुल सही करता है, पुतिन सही करता है जो भी करता है, और वो सक्सेस भी हैं, इसलिए कंट्री को यहाँ तक ले भी चले गए। ये इंडिया जैसी डेमोक्रेसी होती तो वो कुछ नहीं कर पाते। एशिया की विशेषता ही है, लेकिन श्रीलंका भी हो जाता है किसी किसी का डिक्टेटरशिप के चक्कर में। गोटाबाया ने किया ना, तो वैसा भी हो जाता। तो ऐसे करंट अफेयर्स भी बताता जा रहा हूं मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड, ऐसे एक और एनर्जी फ्लो भी समझिएगा। यहाँ एनर्जी फ्लो का कंसेप्ट भी होता है। एनर्जी फ्लो में ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे, पोषण स्तर में 10% ही ऊपर पहुंचता है, उसको 10% लॉ बोलते हैं। 1000 kg था तो 100 kg रह जाएगा ऊपर, तो किलो कैलोरी में। वो बाहर के हिसाब से बात करोगे बायोमास, तो वो बायोमास का पिरामिड बनाते समय हम केजी में बात करते हैं और एनर्जी में बात करते हैं तो किलो कैलोरी में कहते हैं। तो 1000 किलो कैलोरी ऊपर जाकर के 100 किलो, 10,000 1000 रह जाएगी, 1000 फिर 100 रह जाएगा, 100 फिर 10 रह जाएगा। तो टॉप कंज्यूमर के पास में केवल वही पहुंचेगा 10 किलो कैलोरी। तो प्रोड्यूसर ने जो डेवलप किया एनर्जी वो 10,000 किलो कैलोरी, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर जो है बाकी 90% उसका हीट लॉस में चला जाता है, अपने शरीर की गर्मी मेंटेन करने में चला जाता है। तो अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है तो उसको 10,000 के बजाय 1000 किलो कैलोरी मिलेगा। इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं लोग, सेकेंडरी कंज्यूमर को नहीं खाते। मांसाहारी लोग जो होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वो प्राइमरी बकरी को खाते हैं ना, खरगोश को खाते हैं, बकरी को खाते हैं। जो भी घास खाने वाले जानवर हैं उन्हीं को खाया जाता है। घास खाने वालों को इसलिए खाते हैं क्योंकि उसके पास काफी 1000 किलो कैलोरी है लगभग, वो उसके पास 10,000 था। प्लांट्स उसने 10,000 किलो कैलोरी का प्लांट खाएगा। इसलिए जो कार्निवोर हैं वो एक तरह से पर्यावरण के खिलाफ है। कार्निवोरी, मांसाहार पर्यावरण के खिलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स यानी कि पेड़ पौधे खाएगा वो। कितना? 10,000 किलो कैलोरी, तब तुमको 1000 किलो कैलोरी देगा। 10% ही दे पाएगा, 90% तो वो एनिमल अपने हीट लॉस में उड़ा चुका होगा। तो किसी बकरी ने 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, मुझे पता नहीं कितनी उम्र में खाते हैं उसको लेकिन वो इतने समय तक खाता रहेगा और इतना किलो कैलोरी रहेगा तो उसके पास इतना ही बचेगा, उसको एक साथ खा डालते हैं। इसके बजाय तो एक थोड़े से एरिया में जो पालक, जो बकरी एकदम से 5 मिनट में खा जाती है, उस पालक में आपका पेट भर जाएगा। तो आपका काम तो इतने से किलो कैलोरी में चल सकता है। जो सनलाइट से तैयार हो रहा है वो तो रिन्यूएबल भी है, लेकिन आपने बकरी खा करके 3 साल तक जो उसने जितनी भी घास खाई, यानी कि कम से कम 10,000 लोगों को खाना खिलाया, उतना तो खा चुकी ना बकरी। तब एक ही दिन में तुमने खा डाली 4-5 लोगों ने मिलकर, तो केवल 5 लोगों का भोजन हुआ 10,000 लोगों के बराबर। इसलिए शाकाहार ज्यादा सस्टेनेबल है। आगे समझो, कई लोग शाकाहार मांसाहार की बहस करें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन हुआ? शाकाहार। नियम क्या हो गया? 10% लॉ, 10% लॉ, एनर्जी फ्लो, और उससे ऊपर वाला खा जाओ। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उसको जनरली बहुत कोई खाता नहीं, टाइगर को, इसको या हाइना को कोई नहीं खाता, मनुष्य तो नहीं खाता कम से कम। मांसाहारी जानवरों को कहाँ खाया जाता है? जनरली कुत्ते बिल्ली को भी कोई नहीं खाता जो मांसाहारी हैं। चीता को खा रहे होते तो वहां अधिकारी वन विभाग के खा चुके होते, मोदी जी को एक ना मिलता चीता अगर शाकाहारी होता ना
तो सब वन विभाग वाले मोदी जी उधर बाड़े में से छोड़ के गए, इधर शाम तक पका दिए, धुआं निकल रहा होता उनका। फॉरेस्ट वाले सब खा जाते हैं, जंगल में ढूंढते रहते हैं शाकाहारी जानवर, पर प्राइमरी कंज्यूमर वो सेकेंडरी कंज्यूमर है चीता, वो तो हिरण और इनको खाता है ना। उसको अगर कोई खा जाए तो कुछ नहीं मिलना उसके पास, तो और 10% कम हो गया, 90% कम हो गया, इसलिए उसको नहीं खाया जाता। तो ऐसे ऊपर तक जाते जाते कम हो जाता है। इसीलिए टॉप कंज्यूमर जो प्रेडेटर होते हैं उनकी संख्या कम होती है, टाइगर हिरण के बराबर नहीं होते। पूरे जंगल में 2 या 3 या 4 टाइगर, 5 टाइगर, 10 टाइगर, 40 टाइगर होते हैं, जबकि हिरण तो 4000 होते हैं, 2 लाख तक भी हो सकते हैं। सांबर, चीतल, हिरण, नीलगाय मिलकर के 2 लाख, 5 लाख होते हैं, 10 लाख तक हो सकते हैं। लेकिन टाइगर तो गिने चुने 30, 40, 50। अगर ये 4 लाख हो और हिरण अगर 50 हो तो कैसे काम चलेगा? चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इतने दिन तक वो घास खाएंगे तब इतने बड़े होंगे और तब 1 टाइगर का पेट भरेंगे। तो उनका लाखों में होना बहुत जरूरी है, उनका गिनती में। इसलिए टॉप कंज्यूमर प्रीडेटर की स्टोन स्पीशीज, इसलिए उसको बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज, क्योंकि वो मेंटेन करता है उस इकोसिस्टम को। बट टाइगर की गरिमा देखिए, उसका ग्लोरी देखिए, उसकी डिग्निटी देखिए कि टाइगर अपने को ऐसे, वो तो एक साथ 25 हिरण मार सकता है ना, एक मारता है वो। उसके और उसके बच्चे के लिए, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनके फूड के लिए जो जरूरी है उसको मारता है बस, और उससे अपना पेट भर लेता है। 2-3 दिन तक पड़ा रहता है, पचाता रहता है, पानी पीता है, बीच में फालतू का शिकार नहीं करता, ठेकेदार की तरह, पॉलिटिशियन की तरह माफिया डॉन की तरह। पूरी दुनिया की दौलत चाहिए उनको, जितनी मिल जाए उतना सारा। एक नदी को खाली कर दिया रेत माफिया, तो दूसरी नदी को भी खाली कर देंगे। अभी नर्मदा जी को खाली किया, अब उसको करेंगे। इनका कोई अंत नहीं है। लालच प्रकृति सिखाती है, टाइगर सिखाता है लालच नहीं। उसको अपनी भुजाओं पे भरोसा है, उसकी ताकत पे भरोसा है। उसको लगता है भूख लगेगी तब मैं दूसरे दिन फिर निर्वाह अर्थव्यवस्था, सब्सटेंशियल इकोनॉमी, सरप्लस नहीं, सरप्लस की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन 2-3 दिन बाद जब भूख लगेगी उसके फिर शिकार कर लेंगे, और एक ही मारेंगे, लाखों में से एक। पूरा जंगल सुरक्षित, उसके सामने से गुजर जाओ, टाइगर का पेट भरा है तो उसके सामने से कोई भी गुजर जाए शाकाहारी प्राणी, बिल्कुल नहीं मारता हो। टाइगर की विशेषता है। मुझे एक शिकारी थे, राजा थे, उन्होंने बताया कि वो अगर दाई भुजा को अगर चाट रहा होता है तो वो उसका पेट भरा है। मैं भूल गया, और दाई थी बाई थी लेफ्ट, आप मेरे चक्कर में मत पड़ना, पास में से मत गुजरना लेकिन वो मुझे बताते थे, वो जो बताते थे वो सही बताते थे, मुझे याद नहीं रहा कि अगर वो बाई भुजा को अगर ऐसे फोर आर्म को अगर वो चाट रहा है तो इसका मतलब उसका पेट भरा है, और राइट वाले में पेट भर, जो भी है, तो एक में पेट खाली है, एक में पेट भरा है, तो ऐसे में आप उसके सिर पे हाथ घुमा के आ सकते हैं। तो जो जानकार होते हैं उनको मालूम है कि इसको खाना नहीं है, या आपको मालूम है कि इसने कल एक रात को एक जानवर मारा था और आज सुबह से 1.5 घंटे तक इसने उसको खाया। वो उसी समय नहीं खाता, रात को मारता है, अगर 7-8 बजे मारता है तो सुबह खाता है। तत्काल मार के कभी भी कोई भी शिकारी नहीं खाता। कोई बहुत ही भूखा हो तो बात अलग है। जनरली उनके यहाँ का रिवाज ऐसा है, सब्जी पहले से ला के रख देते हैं जैसे घर पे ला के रखते हैं, सुबह बनती है ना सब्जी मंडी से, शाम को ला के रख देते हैं, वैसा है। ठेला आता है सब्जी का तो पता चल जाता है ना हमको सुबह क्या बनेगा, वैसा। तो जानवर मार लेता है, फिर तभी तो जो शिकारी लोग होते हैं वो उसमें जाके जहर मिला देते हैं। उनको मालूम है टाइगर ने शिकार किया है और वो चला गया, उसको जगह पता है, मार्क करके चला जाता है कि यहाँ मैं लौट के आऊँगा, तो वो जाकर के उसमें जहर डाल देते हैं। पोचिंग ऐसे ही होती है। फिर वो लौट के सुबह जब आता है तो उसको खाने लगता है, तो फिर वो लड़खड़ा के गिर जाता है, थोड़ी दूर जाके गिर जाता है, वो उसकी खाल उतार लेते हैं, हड्डियाँ निकाल लेते हैं, दांत निकाल लेते हैं, बेच देते हैं। वो कोई वैसे बहादुर आदमी थोड़ी है कि शिकार कर दिया उन्होंने,
वो शिकारी नहीं है, कायर है, जहर देके मारते हैं वो, क्योंकि वो टाइगर की आदत है, उस आदत को वो जानते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। टाइगर तो विश्वास करता है कि मैंने मारा है, मतलब मैं सुबह, अब उनमें ये आईक्यू कब आएगा, ये कब समझ आएगी, ये उनको कोई समझाए टाइगर की लैंग्वेज जानने वाला, सबकी मीटिंग ले टाइगर की कि भैया ऐसा मत किया करो छोड़ के मत आया करो, छोड़ के मत आया करो, वहीं आसपास ही मंडराया करो। और शिकारी कोई वहां जहर डालना है तो थोड़ा उसको भी एक आध बार पंजा वंजा मारो, तो फिर वो भी जिंदगी में ना आए कभी। वो तो आराम से, उसको लगता है गुफा में जाके सो जा, जहां कहीं जंगल में उसको जगह होती है उसकी सोने की, जाके सो जाता है। दूसरे दिन इत्मीनान से आता है, उसको लगता है मेरा ही वाला है, मैंने ही मारा था। ठीक है, पर एक ही मारता है, ऐसा नहीं कि उसमें ताकत है तो उसने 15-20 मार के छोड़ दिए। ऐसा कभी देखा जंगल का सीन, या कभी आपने नेशनल पार्क में देखा? कभी नहीं होता। सफारी के लिए लोग जाते हैं, एक साथ बहुत सारे हिरण मारे हुए मिले, वो शिकारी होंगे, ये काम उनका है, लालची लोगों। उसके पास कोई लालच नहीं, उसको तो अपनी भुजाओं पे विश्वास है कि कल का मैं फिर तैयार कर लूंगा, मुझे पता है। जंगल के जानवर कहीं नहीं जा रहे, काफी बड़ी मात्रा में, जो भी चपेटे में आएगा, जिसका भाग्य होगा मेरे साथ जुड़ा हुआ वो मेरे पास आ जाएगा, और मेरे आसपास ही कहीं पानी पी रहा होगा, कहीं गुजरेगा, मैं निपटा दूंगा उसको। बहुत स्पष्ट है, टॉप कंज्यूमर का काम। इसलिए वो कीस्टोन स्पीशीज मेंटेन करता है पूरे इकोसिस्टम को। आ गया समझ? फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो पिरामिड्स देख लीजिएगा, जीव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, बहुत सिंपल है, आप पढ़ोगे आ जाएगा। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है। इनके जो है इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, इन दोनों में होता है। उधर का हमेशा सीधा ही होता है एनर्जी पिरामिड, क्योंकि हीट लॉस के कारण 10% लॉ लागू होता है, तो ऊपर की तरफ कम होती जाएंगी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड तक देख लीजिए। मैंने आपको एनवायरनमेंट अच्छा शुरू करा दिया, इकोलॉजी की डेफिनेशन पूरा सिस्टमेटिक, इसको बना लीजिए, कोई कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांति।